हेलो फ्रेंड्स, मैं नागेंद्र खरे। लीगल विंग्स प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। और मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ कि मध्य प्रदेश एडीपीओ में एमपी जीके का क्या परसेंटेज है और कैसे प्रश्न आएंगे। मैं कुछ प्रश्न ही लेकर आया हूँ आपके लिए, ठीक है। और उन प्रश्नों को हमें याद कैसे करना है या मैं पढ़ाऊँगा आपको कैसे, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो मैं यहाँ लेकर आया हूँ आपके लिए कि मध्य प्रदेश के कई उपनाम हैं। सबसे पहले जो बात कर रहे हैं वो मैंने लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश के कई उपनाम हैं। क्या क्या उपनाम है देखिए। एक तो भारत के बीच में स्थित है इसलिए मध्य भारत कहते हैं। और जैसा भारत का कल्चर है, जैसी भारत की इकोनॉमी है, पूरा इकोनॉमी और पूरा कल्चर हमें मध्य प्रदेश में उसी तरीके का दिखाई देता है। भाई, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? कृषि प्रधान। वैसे ही मध्य प्रदेश की भी अर्थव्यवस्था कैसी है? कृषि प्रधान है। तो हम इसे लघु भारत भी कह देते हैं। ये उसके निक नेम है या उपनाम है या अन्य नाम हम उसे कह सकते हैं। बहुत सारी नदियां यहाँ से निकलती हैं इसलिए नदियों का मायका कहते हैं। मध्य प्रदेश से 207 से अधिक नदियों का ओरिजिन होता है या उद्गम होता है, तो इसे क्या कहते हैं? नदियों का मायका कहते हैं। मध्य प्रदेश में जब 2018 की टाइगर गणना हुई है भारत के द्वारा, तब हमारे यहाँ टाइगर्स कितने निकले हैं? 526 बाघ निकले हैं। 526 2018 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बाघ हैं, इसलिए हमें क्या कहते हैं? टाइगर स्टेट का दर्जा भी प्राप्त है मध्य प्रदेश को। अगर हम भारत में देखें सर्वाधिक वन क्षेत्रफल की दृष्टि से किस राज्य में स्थित हैं, तो हमारे राज्य में मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में स्थित होने के कारण इसे हर्बल स्टेट भी कहते हैं, ठीक है। हर्बल स्टेट मतलब औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ हमें यहाँ से प्राप्त हो जाती हैं, इसलिए हर्बल स्टेट भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में पूरे भारत की तुलना में सोयाबीन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है, ठीक है। लगभग पूरे भारत का 60%, 60% सोयाबीन मध्य प्रदेश राज्य में उत्पादित होता है, इसलिए इसे सोया स्टेट के नाम से भी जानते हैं। आगे मैंने लिखा है सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार। ये अंग्रेजों के समय मध्य प्रदेश को कहा जाता था। शॉर्ट में भी आ जाता है कई बार, सीपी एंड बरार। तो भी यही है, सेंट्रल से सी निकल के आता है और प्रोविंसेस से पी और बरार तो है ही। तो सेंट्रल प्रोविंसेस एवं बरार भी पूछा जाए या सीपी एंड बरार भी, तो भी मध्य प्रदेश का ही पुराना नाम है जो कि अंग्रेजों के समय से बोला जाता था। वास्तविक नाम जो है वो मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश का वास्तविक नाम मध्य प्रदेश किसने दिया है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो मध्य प्रदेश का जो वास्तविक नाम है मध्य प्रदेश, वो दिया हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। बहुत रिपीटेड प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करें तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। कितना? 3,08,252। कभी याद मत करिएगा, इस तरीके से तोड़कर याद करिएगा। 308,252, 308,252 याद रहेगा। आप 3,08,252 करेंगे, लंबा डिजिट पड़ जाता है। 308,252, 308,252, ठीक है। और यह क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने परसेंट है? तो देखिएगा 9.38%, ये लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए ये लिखा है 9.38%। भारत के कुल क्षेत्रफल का ये इतना परसेंट है, 9.38%। हम देखें, मैंने एक एमपी का मैप बनाया हुआ है, आप देख रहे होंगे, ठीक है। एमपी के मैप में हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य कितने हैं। तो भाई हमारे मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों की संख्या है 5। कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं, बात करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, गुजरात है और राजस्थान है। एमपी के कितने पड़ोसी देश? 5 राज्य। 5 पड़ोसी राज्य जो हैं मध्य प्रदेश को चारों ओर से घेरे हुए हैं। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान।
सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है? सबसे लंबी सीमा बना रहा है राजस्थान। सबसे छोटी कौन बना रहा है? गुजरात बना रहा है सबसे छोटी। ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनको इसी चार्ट से मैं आपको नोट करवा दूंगा, या इसी चार्ट से आपको बहुत सारे प्रश्न मैं बता दूंगा जो परीक्षाओं में आएंगे ही आएंगे। क्लियर? आगे बात करते हैं तो देखिए मैंने लिखा हुआ है मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों की संख्या 5 है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। आगे बात करते हुए चलते हैं कि मध्य प्रदेश के को एक भू आवेष्टित राज्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भू आवेष्टित राज्य या लैंड लॉक्ड स्टेट। इंग्लिश से पकड़े उसको, लैंड लॉक्ड। ऐसा क्षेत्र जो अपनी ही जमीन से क्या है, अपनी ही धरातल से या अपने देश की ही भूमि से क्या है, लॉक्ड है। भू आवेष्टित राज्य या लैंड लॉक्ड का तात्पर्य क्या है? देखिए मैंने 2 पॉइंट बना रखे नीचे। ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करता है, मतलब ना तो किसी देश की सीमा से लगता है हमारा मध्य प्रदेश, और ना ही कहीं समुद्री सीमा को स्पर्श करता है। कहीं मध्य प्रदेश में समुद्र टच होता है क्या? वही नहीं होता। तो इसलिए हमारा राज्य कैसा राज्य है? भू आवेष्टित राज्य है। क्लियर? ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ी सी बात करूंगा मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों के बारे में। तो यहाँ के पर्यटन स्थल तो बहुत सारे हैं। मैं छोटी सी पीडीएफ में उतने सारे पर्यटन स्थल आपको नहीं बता सकता था, इसलिए सिलेक्टेड 3 पर्यटन स्थल लेके आया हूँ। खजुराहो जो कि छतरपुर में स्थित है। चंदेल शासकों ने यहाँ मंदिर बनवाए हैं और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है खजुराहो। खजुराहो आपके एडीपीओ में आएगा ही आएगा, लिख के दे सकता हूँ कि आएगा। ठीक है? और बहुत डीप प्रश्न भी आ सकता है, बहुत हल्के में भी सुलझा कर निपट सकते हैं। डायरेक्ट पूछ लेता है खजुराहो किस जिले में? छतरपुर जिले में। किसने मंदिर बनवाए हैं? चंदेल शासकों ने बनवाए हैं भाई, चंदेल राजाओं ने। मंदिरों के लिए कौन सा पर्यटन स्थल प्रसिद्ध है? खजुराहो प्रसिद्ध है। ठीक है? और दूसरा मैंने लिखा हुआ है सांची। सांची की अगर बात की जाए तो सांची रायसेन जिले में है, और यहाँ पर बौद्ध स्तूप बने हुए हैं। कितने बौद्ध स्तूप बने हैं? 3 बने हैं भाई। किसने बनवाए? सम्राट अशोक ने बनवाए हैं। सम्राट अशोक जो कि मौर्य वंश का शासक था, उसकी ससुराल थी विदिशा। उसने वहां एक व्यापारी की पुत्री से विवाह किया जिसका नाम श्रीदेवी था। उज्जैन का राज्यपाल था वो। ऐसे बहुत सारे प्रश्नों का संकलन है जो परीक्षाओं में आ चुके हैं। ठीक है? तो एमपीपीएससी के लगातार अनुभव या पेपर देकर ही मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। ठीक है? कि सांची में बौद्ध स्तूप अशोक ने बनवाए हैं, और ये स्तूप जो है रायसेन जिले में स्थित हैं। तीसरा पर्यटन स्थल लिखा मैंने भीमबेटका। भीमबेटका भी रायसेन जिले में है, और यहाँ पर आदि मानव काल के कुछ चित्र बने हुए हैं गुफा के अंदर। पत्थरों के चित्र, पत्थरों पर बने हैं चित्र, आदि मानव ने बनाए हैं। ठीक है? तो प्राग ऐतिहासिक काल का प्रतिनिधित्व करती हैं भीमबेटका की गुफाएं रायसेन जिले में। ये तीनों पर्यटन स्थल कौन कौन से? खजुराहो, सांची और भीमबेटका, ये तीनों यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। खजुराहो 1986 में शामिल हुआ, सांची 1989 में, और भीमबेटका 2003 में। ये सब आपको प्रश्न नोट करवाऊंगा, यहीं से प्रश्न बनने वाले हैं। ठीक है? तो पर्यटन का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। और ओरछा मैंने नोट डाल के लिखा हुआ है, देखिए ओरछा और ग्वालियर, इसको यूनेस्को ने अस्थायी सूची में शामिल किया है। आगे चल के ये भी शामिल हो जाएंगे। करंट का प्रश्न मैंने डाला हुआ है। ठीक है? अभी कितने शामिल हैं? अभी तो भाई केवल 3 शामिल हैं। कौन कौन से? अभी खजुराहो है, सांची है, भीमबेटका है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कुछ व्यक्तित्वों के बारे में जानकारी लेकर आया हूँ। व्यक्तित्व जैसे भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें हम भारतीय संविधान का निर्माता कहते हैं, उनका जन्म हुआ 14 अप्रैल 1892 को। कहाँ हुआ भाई? मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू में। महू को हम किस नाम से जानते हैं? अब अंबेडकर नगर ही कहने लगे उससे। क्या नाम रख दिया है? अंबेडकर नगर। बहुत इंपॉर्टेंट है अंबेडकर जी। एक तो भारत में बहुत इंपॉर्टेंट, और ऊपर से मध्य प्रदेश में उनका जन्म स्थान है या जन्म हुआ है, इसलिए मध्य प्रदेश में बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं। चंद्रशेखर आजाद का नाम लिख रखा है मैंने। चंद्रशेखर आजाद जो कि एक क्रांतिकारी थे,
इनका जन्म हुआ है 23 जुलाई 1906 को। कहाँ हुआ जन्म स्थान? जन्म स्थान कहाँ है? भावरा। भावरा कहाँ है भाई? अलीराजपुर में, एमपी में। अलीराजपुर जिले के भावरा में जन्मे चंद्रशेखर आजाद, और इनका नाम क्या रख दिया भावरा कब? चंद्रशेखर आजाद नगर रख दिया है। ठीक है, सभी पेपरों में पूछे गया है, हाई कोर्ट के एग्जाम्स में भी आया है और आपके पीएससी ने तो बहुत बार रिपीट किया है। अब आगे बात करते हैं, तो मैं कुछ राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों के बारे में जानकारी लेकर आया हूँ। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है भाई? हमारे मध्य प्रदेश में। कितने हैं? 12 हैं, 12 हैं। पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। किस जिले में? मंडला जिले में। कब स्थापित हुआ राष्ट्रीय उद्यान? ये 1955 में स्थापित हुआ, और सबसे बड़ा भी यही है। सबसे पहला यही, सबसे बड़ा यही, याद रखें। अभ्यारण्यों की बात करें कि हमारे यहाँ वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी कितने हैं या वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं, तो अभ्यारण्यों की बात अगर हम करते हैं